हेलो एवरीवन। आज की कहानी है एक रिश्ता ऐसा भी। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। दोनों की आंखें नम थी, दिल में दर्द के साथ सवालों के तूफान भरे थे। एक दूसरे से ढेरों बात करने को तत्पर दोनों ऐसे गले लगे जैसे कब के बिछड़े हो। गले लगते ही फूट फूट कर रो पड़े। वर्षों का बिछो बाहर निकल आया। दरअसल रवि और राजेश दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों बचपन से एक ही साथ पले बढ़े। दोनों को एक दूसरे के घरों में एक समान प्यार और दुलार मिलता था। रवि के पिता एक छोटी कंपनी में साधारण से कर्मचारी थे। राजेश के पिता एक उच्च अधिकारी के पद पर तैनात थे। राजेश को रवि के हाथ की झाल मुड़ी बहुत पसंद थी। वह अक्सर रवि के घर उसके हाथ की झाल मुड़ी खाने आता था। अब दोनों दोस्त उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले चुके थे, लेकिन दोनों का प्यार बचपन के जैसा ही था। दोनों दोस्त एक ही कॉलेज से पढ़ रहे थे। इस वर्ष दोनों की पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी। कुछ दिनों बाद राजेश के पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है। राजेश का परिवार अब कानपुर में शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार 2 वर्ष कैसे बीत गया, समय का पता ही नहीं चला। रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अब उसके पिता का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। इसलिए रवि ने एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। उसके माता पिता ने शीघ्र ही उसकी शादी कर दी। उसकी शादी के बाद ही जैसे उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पिताजी का देहांत हो गया और अभी पिता के सदमे से वह उभर भी नहीं पाया था कि कुछ दिनों बाद उसकी माँ की भी हृदय गति रुकने के कारण देहांत हो गया। माँ और पिताजी के देहांत के बाद रवि पूरी तरह टूट चुका था। अब वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल हताश हो चुका था। तभी एक और बुरी खबर उसे मिल गई। अभी वह जिस कंपनी में काम कर रहा था वह भी अचानक बंद हो गई। एक के बाद एक बुरी खबरों से आहत होकर अब उसने यह घर और शहर दोनों छोड़ने का निश्चय कर लिया। दूसरे शहर में पहुंचकर सबसे पहले उसने एक कंपनी में अपने लिए नौकरी की तलाश की और उस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी सामान्य होने लगी। कुछ दिनों बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। रवि अपने पति और बच्चों के साथ खुश रहने लगा। तभी एक दिन वह अपनी कंपनी में काम करने गया तो पता चला हड़ताल के कारण कंपनी में ताला लग गया है। कंपनी मालिक ने कर्मचारियों के हड़ताल की खबर से कंपनी ही बंद करने का निश्चय ले लिया और सभी कर्मचारियों का जो वेतन रह गया था उसे देकर छुट्टी कर दिया। रवि अपने लिए नए काम का इंतजाम करने में लग गया, लेकिन काफी दिन बीतने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। घर में खाने के लिए परेशानी होने लगी। एक दिन अचानक उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। उसके इलाज के लिए उसे अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े। अब उसके घर की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। उसकी हालत और भी बदतर होती जा रही थी, लेकिन उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि दूध, सब्जी और फिर किराने वाले ने उसे अभी तक जवाब नहीं दिया था और सामान देते जा रहे थे। अब तो रवि को भी शर्म आने लगी थी। अब उसने मजबूरी में झाल मुड़ी बेचने का निश्चय किया। एक दिन बाजार से जाकर झाल मुड़ी के लिए पूरा सामान खरीदा और सड़क किनारे बैठकर बेचने लगा। लोगों को उसके हाथ की झाल मुड़ी का स्वाद अच्छा लगने लगा और अब उसके परिवार का भरण पोषण अच्छे से चलने लगा। एक दिन उसकी दुकान के पास एक बड़ी कार आकर रुकी। कार में बैठे व्यक्ति ने कार में बैठे बैठे 2 पैकेट झाल मुड़ी बनाने के लिए कहा। रवि को कार में बैठे व्यक्ति का आवाज सुनकर झटका सा लगा। उसे ऐसा लगा कि शायद यह आवाज जानी पहचानी है। रवि ने कार के अंदर बैठे व्यक्ति को देखने का प्रयास भी किया, लेकिन कार का शीशा बंद होने के कारण उसमें बैठा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद रवि झाल मुड़ी बनाने में लग गया
और उसने बड़े प्यार से अच्छी तरह से 2 पैकेट झालमुड़ी बनाकर ड्राइवर को पकड़ा दिया। ड्राइवर ने झालमुड़ी लेकर उसे 500 का नोट पकड़ा दिया। रवि ने कहा, भाई मेरे पास अभी इतने रुपए नहीं है कि मैं इनके बाकी के पैसे आपको लौटा सकूं। ऐसा करना, फिर कभी आना तो मुझे मेरे पैसे दे देना। इतना कहकर रवि ने 500 का नोट वापस कर दिया। मालिक ने जब कहा, झालमुड़ी के पैसे तो दे दो, ड्राइवर ने बताया कि उसके पास छुट्टे नहीं है, इसलिए उसने 500 का नोट वापस कर दिया। उसने कहा, फिर कभी दे देना। फिर मालिक ने कहा, ऐसा करो, जाकर ये रुपये उन्हीं को दे दो और कह दो हम छुट्टे फिर कभी ले लेंगे। ड्राइवर ने जाकर रवि से कहा कि हम पैसे बाद में ले लेंगे। इस पर रवि ने कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। आपके मालिक किसी समय मेरे पास आए और मेरे पास उस समय भी छुट्टे नहीं रहे, या इतने पैसे नहीं रहे तो उनका आना बेकार हो जाएगा, इसलिए आप ये रुपये मालिक को वापस कर दो। ड्राइवर ने जाकर यही बात अपने मालिक से कहा। अब मालिक को भी उसकी बात समझ में आ गई। उसने कहा, चलो फिर कभी इधर से निकलेंगे तो उसे झालमुड़ी के पैसे दे देंगे। ड्राइवर गाड़ी लेकर चल देता है। मालिक ने जैसे ही पैकेट खोलकर झालमुड़ी मुंह में डाला तो वह आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा झालमुड़ी केवल रवि बनाता था। यह झालमुड़ी मैंने कभी नहीं खाई थी। इसके मसाले में वही स्वाद है जो रवि डालता था। वह झालमुड़ी खाता जा रहा था और रवि के बारे में सोचता जा रहा था। कई तरह के विचार उसके मन में आने लगे। उसकी पत्नी ने अपना पैकेट अभी खोला भी नहीं था और राजेश ने अपना पूरा पैकेट खत्म कर दिया और घर पहुंचकर बार बार इस झालमुड़ी वाले के बारे में सोचता जा रहा था। इस शहर में करीब 2 वर्ष से वह रह रहा था, लेकिन झालमुड़ी का ऐसा स्वाद उसे कहीं नहीं मिला। लेकिन आज वह स्वाद उसे परेशान कर रहा था। राजेश सुबह जल्दी जल्दी उठा और ऑफिस टाइम से पहले तैयार हो गया। पत्नी ने कहा, आज कोई मीटिंग है क्या जो इतनी जल्दी जा रहे हो? राजेश ने कहा, मीटिंग तो नहीं है, कोई उससे भी ज्यादा जरूरी काम है। वह गाड़ी में बैठा और ड्राइवर से झालमुड़ी वाले स्थान पर चलने को कहा। राजेश गाड़ी से उतरकर रवि का इंतजार करने लगा। काफी समय बीत गया, रवि झालमुड़ी बेचने नहीं आया। वह भी आज आने वाला नहीं था, क्योंकि रवि भी गाड़ी मालिक की आवाज से बेचैन था। घर पहुंचा तो रवि ने बड़े एकांत मन से ध्यान केंद्रित किया और कार मालिक की बातों पर गौर किया तो उसे पता चला कि इस तरह तो राजेश ही बोलता है और वह भी झालमुड़ी का बहुत भक्त भी था। उसने जैसे ही मेरे हाथ की झालमुड़ी खाई होगी तो वह मुझे जरूर पहचान जाएगा। दूसरे दिन वह जरूर मुझसे मिलने आएगा। इसलिए आज वह झालमुड़ी वाले स्थान से थोड़ा दूर कोने में बैठकर राजेश का इंतजार कर रहा था और उसका शक सही निकला। राजेश आज बड़ी बेसब्री से रवि का इंतजार कर रहा था। राजेश ने आसपास वालों से पूछा कि भाई आज झालमुड़ी वाले नहीं आएंगे क्या? उन लोगों ने बताया कि आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सुबह 8 बजे घड़ी के टाइम से वह आ जाता था और रात के 8 बजे ही घड़ी के टाइम से यहाँ से जाता था। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ना तो वह आया और न ही किसी को कुछ बताया। बेचारा किस्मत का मारा है, इतना पढ़ा लिखा होकर भी झालमुड़ी बेच रहा है। राजेश के कंपनी से बार बार फोन आ रहा था। उसे आज काफी लेट हो गया था। राजेश मजबूरन गाड़ी में बैठा कंपनी के लिए चल दिया। आज वह कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत है। कंपनी की पूरी जिम्मेदारी कंपनी मालिक ने इसी के कंधे पर दे रखी है। गाड़ी में बैठकर वह बार बार रवि के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि जब मैं ड्राइवर से झालमुड़ी के लिए कह रहा था तो राजेश ने मेरी आवाज़ अवश्य सुन लिया होगा और मुझे पहचान भी गया होगा। आज अपनी स्थिति को छुपाने के लिए वह झालमुड़ी बेचने नहीं आया। उसे मालूम था कि झालमुड़ी खाते ही उसके स्वाद से मैं उसे अवश्य पहचान लूँगा। इसलिए राजेश ने भी रवि से सीधे मिलने का विचार त्याग दिया और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना उचित नहीं समझा। घर पर आकर इस सोच में डूब गया कि किस प्रकार रवि की सहायता करे और उसे पता भी ना चले कि मैंने उसकी सहायता की है। राजेश को इस प्रकार चिंतित देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है? आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज तक मैंने कभी भी इस प्रकार से आपको चिंतित नहीं देखा।
राजेश ने अपने दोस्त की सदैव पत्नी से तारीफ की थी, इसलिए उसे अपने दोस्त की इस हालत के बारे में नहीं बताना चाहता था। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं, थोड़ी सी ऑफिस की समस्या है, जल्द ही ठीक हो जाएंगी। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकलकर हॉल में जाकर बैठ गया। दूसरे दिन राजेश ने अपने सबसे विश्वास पात्र नौकर को बुलाया और उसे रवि के पास झाल मुड़ी लेने के लिए रोज भेजने लगा। इस प्रकार उसने रवि की सारी स्थिति एवं उसके साथ घटी सभी घटनाओं को पता कर लिया। एक दिन नौकर ने राजेश की योजना के अनुसार रवि को शहर की एक अच्छी कंपनी में जगह खाली होने की सूचना दी और उसे उस कंपनी में नौकरी मिलने की पूरी संभावनाएं बताया। लेकिन रवि ने कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि भाई, कंपनियों में तो पहले से ही पद भरा रहता है, बस खाना पूर्ति के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। पर नौकर ने कहा, भाई, उस कंपनी का मैनेजर बहुत ईमानदार है, वह केवल योग्यता देखता है, सिफारिश बिल्कुल नहीं मानता। दोस्त, तुम्हारे पास इतनी योग्यता है, तुम्हें एक बार उस कंपनी में जरूर जाना चाहिए। अगर नौकरी नहीं भी मिले तो झालमुड़ी तो आप बेच ही रहे हो, बाकी जैसा उचित समझो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। घर जाकर रवि सोचने लगता है कि उसका कहना भी सही है, एक बार जाने में कोई बुराई नहीं है, क्या पता उसकी बात सही हो। दूसरे दिन रवि सुबह जल्दी तैयार होकर इंटरव्यू के लिए उस कंपनी में निकल पड़ता है। उधर राजेश ने इंटरव्यू के लिए एक बोर्ड गठित कर दिया था और उसमें सभी सदस्यों को चेतावनी भी दिया था कि मेरे पास योग्य व्यक्तियों के नाम की सूची चयन हेतु आनी चाहिए। सभी अधिकारियों ने कंपनी में आए सभी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू लिया। उसमें से 3 नाम को चयन कर राजेश के पास भेजा। इसमें सबसे ऊपर रवि का नाम था। राजेश ने तुरंत रवि के नाम पर सहमति प्रदान की और चयन बोर्ड ने रवि को बुलाकर उसे कंपनी में प्रोडक्शन इंचार्ज के पद पर नियुक्त कर दिया। रवि को अपने ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा पद मुझे मिल सकता है। उसने मन ही मन उस नौकर को धन्यवाद दिया और सबसे पहले मंदिर में जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाता है और घर पहुंचकर पत्नी को गोद में उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि हमारी किस्मत खुल गई, भगवान ने हमारा सुन लिया, मुझे नौकरी मिल गई। पत्नी भी बहुत प्रसन्न हो जाती है और तुरंत सभी लोग फिर मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लेने जाते हैं। रवि के पूरे परिवार में खुशियां छा जाती है। सुबह रवि नौकरी पर जाने से पहले अपने झालमुड़ी बेचने के स्थान पर जाता है और अपने सभी साथियों का मुंह मीठा कराता है। उसके सभी साथी उसे बधाई देते हैं। कंपनी में पहुंचकर रवि अपना पद ग्रहण करता है और पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ काम में लग जाता है। रवि ने अपने काम से कंपनी के सभी कर्मचारियों का मन जीत लिया। सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। इस 1 माह के दौरान कंपनी का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस दौरान उसे एक ही चीज अजीब लगती है कि कंपनी के मैनेजर उसे कभी मुलाकात नहीं की और वो मिलने की कोशिश भी करता तो मैनेजर उसे अगले दिन आने को कहकर टाल देता। कंपनी में सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा। कंपनी मालिक काफी दिनों से राजेश को अपनी दूसरी कंपनी में भेजना चाह रहा था क्योंकि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन राजेश रवि को पूरी तरह सेट किए बिना नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब वह अपने दायित्व को पूर्ण कर चुका था, इसलिए उसे अब लगा कि मालिक की बात मानकर दूसरी कंपनी में चले जाना चाहिए। इसमें रवि की भलाई है क्योंकि मैं उससे अब और ज़्यादा दिन बच नहीं पाऊंगा। एक न एक दिन मेरी मुलाकात उससे अवश्य हो जाएगी और यदि मैं इस कंपनी से चला जाता हूँ तो रवि के काम से खुश होकर कंपनी मालिक उसे मेरा पद दे सकते हैं। इसलिए मुझे हर हाल में इस कंपनी से जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसलिए राजेश ने अपने पद के लिए रवि का नाम चयन कर वह दूसरी कंपनी में चला जाता है। कंपनी मालिक ने राजेश की सहमति के आधार पर रवि को उस कंपनी का मैनेजर बना देता है। रवि को जब पता चलता है कि उसका प्रमोशन जनरल मैनेजर के पद पर हो गया है तो उसे
खुशी भी होती है और अजीब भी लगता है, क्योंकि यह प्रमोशन पुराने जनरल मैनेजर की सहमति के कारण मिला है। वह मन ही मन सोचता है कि जो जनरल मैनेजर मुझसे मिलना भी उचित नहीं समझा, उसने मेरे लिए जनरल मैनेजर के पद की सहमति कैसे कर दी। लेकिन खुशी इतनी बड़ी थी कि वह सब कुछ भूलकर सभी कर्मचारियों से बधाई लेने में जुट जाता है। इसी प्रकार धीरे धीरे 2 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। रवि ने जब से कंपनी में मैनेजर का पद संभाला, कंपनी के प्रोडक्शन में दिनों दिन गति होने लगी। कंपनी का फायदा कई गुना बढ़ गया। अगले माह सभी कंपनियों की वार्षिक प्रगति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ कंपनी के खिताब की घोषणा होनी है। रवि भी किताब जीतने के प्रयास में जुट जाता है। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ कंपनी का किताब उसको मिलने की पूरी संभावना है। रवि चपरासी को बुलाकर पिछले वर्ष वार्षिक पुरस्कार हेतु भेजी गई फाइल को मांगता है। नौकर जाकर अलमारी से निकाल कर लाता है और कहता है, साहब, पिछले वाले सर भी इस पुरस्कार के लिए बहुत प्रयास किए थे और उसे हर हाल में जीतना भी चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत ही खराब रहती है। पिछले 2-3 वर्षों में वह किसी न किसी कारण सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार पाते पाते रह जाते हैं, और पुरस्कार मिले भी तो कैसे। मालिक जिस कंपनी की हालत खराब होती है उसी में उन्हें भेजते हैं। उन बेचारे का सारा समय तो कंपनी की हालत सुधारने में ही लग जाता है। जब कंपनी की हालत सही हो जाती है तो उनका ट्रांसफर हो जाता है और पुरस्कार कोई और जीत लेता है। रवि ने नौकर को अपने पास बुलाया। तुम उदास ना हो, पिछले बड़े साहब का सबसे बड़ा पुरस्कार उनकी ईमानदारी और लगन है, और इससे बड़ा पुरस्कार और कोई नहीं है। सब तो वर्ष में एक बार ही पुरस्कार जीतते हैं, उन्हें तो यह पुरस्कार वर्ष में कई बार मिल जाता है, इसलिए उनसे बड़ा विजेता दूसरा कोई नहीं है। चपरासी ने भी कहा, यह बात तो सर आपके बिल्कुल सही है। पिछले वाले सर दिल के बहुत अच्छे थे, मैंने आज तक ऐसा अफसर कभी नहीं देखा। चपरासी ने रवि से कहा, मुझे आपसे भी परेशानी नहीं है, आप भी बहुत अच्छे हैं। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज वह दिन था जिसका सभी कंपनी के जनरल मैनेजर को इंतजार रहता है। आज सबसे टॉप मोस्ट कंपनी को सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार मिलने वाला था। रवि को पूरा विश्वास था कि इस बार यह पुरस्कार वही जीतेगा। रवि वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकलने वाला था, तभी उसे कुछ जरूरी पेपर का ध्यान आता है। वह उन्हें लेने ऑफिस जाता है और ऑफिस के अंदर पहुंचकर कागज को ढूंढने लगता है। तभी दराज में चिपका हुआ एक फोटोग्राफ उसके हाथ लगता है। उस फोटोग्राफ को देखते ही रवि आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि फोटोग्राफ उसके कॉलेज के समय का था। अब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि वो पिछले वाला मैनेजर उसे क्यों नहीं मिल रहा था। रवि समझ जाता है कि मैं राजेश से छुप रहा था। उसको यह पता चल गया होगा, क्योंकि उसने भी मुझसे ना मिलने का निर्णय किया होगा। यह सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगती है। अपने दोस्त के इस त्याग पर वो बहुत ही भावुक हो जाता है। तभी चपरासी ऑफिस के अंदर प्रवेश करता है और कहता है कि सर, हमें लेट हो रहा है, आपको अब निकलना चाहिए। इस पर रवि कहता है, तुम गाड़ी पर पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। चपरासी के जाने के बाद रवि अपना आंसू पोंछता है और ऑफिस से बाहर निकलकर कार में बैठकर निकल जाता है। वार्षिक कार्यक्रम में पहुंचकर सबसे पहले यह पता करता है कि इस वर्ष टॉप मोस्ट पर कौन कौन सी कंपनी है। तो उसे पता चलता है कि इस बार किताब के दावेदार सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं, एक उसकी और दूसरी राजेश की। यह सुनते ही रवि बहुत दुखी हो जाता है और भागकर निर्णायक मंडल के सदस्यों के ऑफिस में पहुंचता है और हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए अपना नाम वापस लेने के लिए कहता है। निर्णायक मंडल के सदस्यों द्वारा नाम वापस करने से मना कर दिया जाता है। इस पर रवि रोने लगता है और गिड़गिड़ाता हुआ कहता है, मेरा दोस्त मेरे लिए भगवान के समान है, मैं अपने दोस्त से कंपटीशन नहीं कर सकता, आप मेरा नाम प्लीज हटाने की कृपा करें। निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों ने उसकी बातें सुनने के बाद उसे बाहर जाने को कहते हैं। उन लोगों को आज अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था।
कि ऐसा भी रिश्ता हो सकता है, ये तो दोस्ती से भी ऊपर है। ऐसा तो सिर्फ कहानियाँ और फिल्मों में ही होता है, जहाँ एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि रवि के आने से कुछ देर पहले ही राजेश भी निर्णायक मंडल के सदस्यों से वही बातें कर चुका था जो अभी अभी रवि ने कही थी, और वह भी अपना नाम वापस लेने के लिए विनती कर रहा था। रवि और राजेश दोनों अपनी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और अपने दोस्त के नाम की घोषणा होने का इंतजार करते हैं। वह सोचते हैं कि जैसे ही उसके दोस्त का नाम अनाउंस होगा वह तुरंत अपने घर की ओर निकल जाएंगे। लेकिन यह क्या हुआ, निर्णायक मंडल ने इस बार एक नहीं बल्कि दो कंपनियों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना। स्टेज से जैसे ही दोनों दोस्तों का नाम घोषणा होती है, दोनों दोस्त बहुत चक्के रह जाते हैं। अनाउंसर दोनों दोस्तों की दोस्ती के बारे में स्टेज से ही बताता है और कहता है कि कैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। दोनों दोस्त स्टेज पर पहुंचते हैं और रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अनाउंसर की बात सुनकर हॉल में उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो जाती है और पूरा हॉल दोनों दोस्तों की सच्ची दोस्ती और प्यार को सलाम करता है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूरा हॉल गूंज जाता है और दोनों दोस्त सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।